बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वसीम अहमद ख़ान और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग है और इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर देखेंगे हम कि कैसे इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंकॉर्पोरेट हो रही हैं हमारे पास। इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़ेगा अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। जी हमारे पास आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है ये मोबाइल कंप्यूटिंग की, और इस मोबाइल कंप्यूटिंग के इस क्लास के अंदर सबसे पहले जिन चीज़ों को हमने इंकॉर्पोरेट करना है ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास इसके अंदर हम ऑफ कोर्स के एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्किंग करेंगे और देखेंगे मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के अंदर कि हम कैसे किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चलेगी क्योंकि आज फ़र्स्ट क्लास है तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे कोर्स का। उसमें हम बेसिकली इसको देख रहे हैं। सबसे पहले जी अगर हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग है तो मोबाइल बेसिकली जो वर्ड मोबाइल है ये बेसिकली है मूव से, कि इसका मतलब कि कोई चीज़ मुतहरिक है, मूवेबल है, मीन्स वो फिक्स नहीं है किसी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट में, तो मूवेबल हो किसी तरीके से, यानी कोई फ़िज़िकल वायर के साथ अटैच नहीं है वो। और सेकंड थिंग इसके अंदर है हमारे पास कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग बेसिकली यही है जिससे हमारा कंप्यूटर निकला कि हम किसी चीज़ को कंप्यूट कर सकें। डैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर को कहा जाता है। और बहुत से इदारों में जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है ये ऑलरेडी पार्ट है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का, उन्हीं के अंडर आता है ये। इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ों को कंप्यूट किया जाता है और इसके अंदर हम इसमें देखते हैं कि जी अगर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच के साथ ही एक, और जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को कंप्यूट करके कुछ प्रोसेसेस को जनरेट करते हैं और कुछ उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे पास आ रहे होते हैं। जब फर्दर हम इसको अलग अलग देखा कि कंप्यूटिंग क्या है हमारे पास और मोबाइल क्या है, यानी कंप्यूट में किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम को सोल्व करना और उसको कंप्यूटेबल बनाना, किसी मशीन में से उसको गुजारना कि वो उसके मल्टीपल प्रोसेस उसको डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाए और फिर हमारे पास वो प्रॉपर चीज़ हमारे पास क्या बनती है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग को अगर हम देखें तो हमारे पास आता है ये बेसिकली दो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये, कि हमारे पास यहाँ पे देखा जाता है कि एक तो पोर्टेबल डिवाइसेस या हम इसे पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, और डेवलपमेंट जो हो वो हमारे पास फास्ट और रिलायबल नेटवर्क्स के अकॉर्डिंगली हो। तो दो चीज़ों को हम इसके अंदर मैनेज कर रहे हैं बेसिकली। तो फिर हम देखते हैं जी मोबाइल कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या है, ये टेक्नोलॉजी किस लिए वर्किंग कर रही है और इस टेक्नोलॉजी से क्या एडवांटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। ये एक ऐसी बहुत वास्ट किस्म की एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है और बड़ी आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है इसमें। और अब इसके अंदर जो जिस एरा में हम हैं तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड जो है इसको यूटिलाइज़ कर रहा है मोबाइल्स को, और इसमें जो हम इसको देखते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व है बेसिकली मेजर 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इसमें एक तो मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल सॉफ्टवेयर और मोबाइल हार्डवेयर। मोबाइल कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका वे ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सेलुलर नेटवर्क्स हैं हमारे पास कि हमारे पास सिम के थ्रू हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉल करते हैं
तो कॉल का हमने व्हाट्सएप के थ्रू कॉल की है तो हम मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, और अगर हमने अपने सिम से कॉल की है तो इसमें मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है। तो द वे ऑफ कम्युनिकेशन मोबाइल में। सेकंड थिंग बेसिकली हमारे पास आता है कि सॉफ्टवेयर के हमारे पास एंड्रॉयड है, iOS है, इसी तरीके से हमारे पास इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस को भी हम जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और OS जितने आएंगे हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही डील करेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास आता है जी हार्डवेयर, मोबाइल हार्डवेयर। इट मीन्स आईपैड है हमारे पास टैब है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास वर्क स्टेशंस हैं, हमारे पास एंड्रॉयड सेट्स हैं, iOS के सेट्स हैं, विंडोज़ मोबाइल के सेट्स हैं। तो डिफरेंट रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, डिफरेंट डिवाइसेस देख लें, तो ये सारी हमारे पास हार्डवेयर के अंदर रिलाई करती है। तो इसको अगर हम देखें स्टार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्चुअली हमारे पास एक एवोल्यूशन है कि ये एवोल्यूशन हमारे पास किस तरीके से आई। शुरू में इससे पहले जो आपने पिछले कई सेमेस्टर्स में काम किया है, जैसे आपने PF पढ़ा है, OOP पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, और नेल्सन एल्गोरिदम अगर देखा है, EAD है हमारे पास, वेब इंजीनियरिंग है। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमने जिन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया वो मोस्ट ऑफ केसेस हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स थे। तो इस कोर्स के अंदर हम जिसकी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं स्पेसिफ़िकली वो है ही ऐसी जिसको हम वायरलेस कहेंगे, मींस वो मोबाइल को ही हम इसके अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो एवोल्यूशन है ये बेसिकली है कि जी जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड मोबाइल टेक्नोलॉजी थी वो बेसिकली दो और तरीके से थी, दो रेडियो टेक्नोलॉजीज़ के दौरान थी कि हमने उसके अंदर कम्युनिकेट किया था। और ये जो 2 वे रेडियोस थे ये यूज़ हुए थे हमारे पास कंप्यूटर के साथ अटैच करके, जिसका जो डिस्टेंस था हमारे पास 3 इंचेस का था, और इसके अंदर हमने वाया एंटीना के थ्रू इसको ट्रांसफॉर्मेशन की थी और ह्यूमन वॉइस को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्मेशन में फिर हमने, क्योंकि ह्यूमन वॉइस एनालॉग में है तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर हमने उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इसकी आती है। फिर हम वापस आते हैं, देखते हैं जी वाई शुड वी गो फॉर द मोबाइल कंप्यूटिंग, हमें क्यों ज़रूरत है इसकी और हम क्यों इसकी तरफ जा रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसका आंसर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे देने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लिखने के बजाय जस्ट 2 लाइंस लिखी हैं इसमें, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं एट प्रेजेंट हमारे पास यही है कि बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और इट मींस कि अगर किसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर बंद कर देती है, एक दिन के लिए नेटवर्क सर्विस ही बंद कर देती है, इवन मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास हों भी तब भी समझ लें कि ये जो लाइन है ना इनकम्प्लीट रह जाती है, बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम अपनी लाइफ को इनकम्प्लीट समझना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मोबाइल फ़ोन्स को ही हम देखें कि हमने जस्ट 1 डे के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करना, तो देन क्या होगा। तो इसी तरीके से वी कैन नॉट सर्वाइव इवन 1 डे विदाउट और स्मार्टफोन्स, और हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम कैसे अपने स्मार्टफोन्स, यानी अब ये हमारे अंदर हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, हमारे साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ सेव हो चुकी है कि हम हर कुछ देर के बाद अपने मोबाइल को देखते हैं कि शायद कोई मैसेज है, कोई अपडेट है, कोई चीज़ है, तो ये आदत बन गई है। और अगर नॉर्मली अगर देखें तो अगर किसी मजमे में हम बैठे हैं तो उस जगह अगर किसी एक बंदे को मोबाइल की ज़रूरत पेश आती है, वो यूज़ कर रहे हैं, उसको रिंग आती है, तो अगर वो एक बंदा निकालेगा तो बिल्कुल उसको देखा देखी सारे बंदे अपना मोबाइल एक दफ़ा चेक करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बातें मैं सारी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें इम्पोर्टेंस पता चल सके ये कि मोबाइल्स के बग़ैर आगे जो सा आने वाला जो फ्यूचर है वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल हम मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, आने वाले कल में तकरीबन 20, 30, 40
मैक्सिमम लगा लेते 50 साल तक ये जो फ़िज़िकल हार्डवेयर डिवाइस हमारे पास मौजूद है ये भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे कि अभी से इसके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से बिल्ड हो चुके हुए हैं। होलोलेंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है, वर्चुअल रियलिटी का आ चुका हुआ है, हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी का आ चुका है। इससे पहले गूगल लेंस का कॉन्सेप्ट आया हुआ था और उसके अंदर हमारे पास जो गूगल ग्लासेस का कॉन्सेप्ट आया था। तो इवन ये हमारे पास स्टिल ये किसी न किसी मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में हम प्योर लाइट के ऊपर मूव कर जाएंगे। और ये जो फिज़िकल हार्डवेयर हमने पकड़ा है, अगर आप लोगों ने अलीटा मूवी देखी हो तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की गई है। तो हम आगे चलते हैं जी। इसके अंदर हमारे पास क्या मोबाइल हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अगर देखें तो 1876 के अंदर टेलीफोन को इन्वेंट किया। तो उसके बाद 23 दिसंबर 19 में बेसिकली 1900 में जो सेकंड फादर जिसे कहा जाता है इस टेलीकम्युनिकेशन का, उसने जो हमारे पास था रेजिनाल्ड फसेंडन ने हमें प्रोवाइड किया वायरलेस टेलीफोन। यानी अगर हम इसे कहें तो ये हमारे पास एक मोबाइल ही आ जाता है कि हम इसका कहते हैं ये हमारे पास वायरलेस टेलीफोन मींस मोबाइल कि हम इसके लेके चलते हैं। और इसने फ़र्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की थी ह्यूमन वॉइस से वाया रेडियो वेव से, और सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन की थी इसने रेडियो टावर के थ्रू। तो अगर हम अर्ली चलते हैं 1970s के एरा में, तो एक बड़ा फेमस किस्म का प्रोफेसर या इसे ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से, कंप्यूटर साइंटिस्ट के नाम से अगर आप इसको गूगल करें तो मिलेगा ये, डैट इज़ एलन के। इसने ये बड़ा, इसके बारे में अगर मैं चंद एक प्योर वर्ड्स यूज़ करूं तो कहेंगे कि बड़ा दूर अंदेश था ये बंदा। इसने 1960s में PhD की थी इसने यूनिवर्सिटी ऑफ उटा से, और इसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी जिसका नाम था स्मॉल टॉक। यानी आपने एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं जिसका नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मे भी आप में से बहुत सौ को आज पता चल रहा हो कि फ़र्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास स्मॉल टॉक थी, उसको बनाने वाले बंदे का नाम एलन के था। और इस एलन के ने बेसिकली उस दौर में एक ऐसा व्यू दिया था इस वर्ड में। इसने कहा था, क्योंकि देखें एक केस स्टडी आपसे डिस्कस करता हूँ, रियलिटी बेस्ड है ये, कि हर मशीन स्पेसिफ़िकली किसी ख़ास पर्पस के लिए बनाई जाती है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल के कपड़ा बनाने की मशीन है, तो इवन के कपड़ा हम ह्यूमन बीइंग में हम सब की ज़रूरत है, लेकिन कपड़ा बनाने की मशीन हर घर में मौजूद नहीं है, फैक्ट्रियों में है। और इसी तरीके से और भी बड़ी मशीन्स हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वो हर घर में मौजूद नहीं है, हर जगह जगह मौजूद नहीं है। इसी तरह जब कंप्यूटर मशीन आई थी, क्योंकि कंप्यूटेबल था, तो ये बेसिकली था ही मैथमेटिशियंस के लिए, और मैथमेटिशियंस इसको यूटिलाइज़ करते थे। अगर आपने इसकी बायोग्राफी पढ़ी हो, जो हमारे पास सेकंड फादर ऑफ कंप्यूटर आए थे, तो अगर आपने उसको देखा हो तो उसके बायोग्राफी के अंदर भी आपको काफ़ी हद तक इसके ऊपर, जिसके अंदर आपने एक मूवी के अंदर इसका नाम सुना हो, एनिग्मा को सोल्व किया था। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा ताकि आपको क्वेश्चन मार्क रहे और आप आपस में थोड़ा कम्युनिकेट करें और उस तक पहुंच सकें कि वो पर्सन कौन था। और उसका मूवी आ चुकी है इसकी, और बड़ी फेमस किस्म की अच्छी रेटिंग के ऊपर है, और उसने वो बेसिकली सेकंड फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अगर मेरा कहना यह है कि अगर वो बंदा ना होता तो ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट ना होता, अब शायद आप पहुंच रहे हैं उसके पास। तो
और अगर ये ट्यूरिंग मशीन ना होती तो आज हम जिस एरा में खड़े हैं, शायद यही एरा आने वाले 200 साल बाद आता, शायद या 200 या 300 साल बाद आता, कि हम जितनी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तरक्की कर चुकी है। तो उसके बाद सब कुछ जो किया वो बेसिकली एलन के का था, कि एलन के ने उस वक्त ये बताया था कि ये जो कंप्यूटर मशीन है ये साइंटिस्ट की मशीन तो है, बिल्कुल है, और उस वक्त ग्राफिक्स नहीं थे। 1960 में जब इसने यूनिवर्सिटी में किया था अपना काम, ग्राफिक्स नहीं थे, लेकिन इस बंदे ने उस वक्त ही कहा था कि कोई ये जो मशीन है ये बिल्कुल पॉपुलर होगी और हर बंदे के पास जाएगी। ये मतलब ये कि हर कम्युनिटी के पास जाएगी, और इसके पास जाने के बाद इस मशीन के साथ कुछ ऐसी तब्दीली आएगी कि इस मशीन्स में ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि तब ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसने कहा था यूज़र इंटरफेस ऐसा होगा कि यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा सारा कुछ। तो फिर हुआ ऐसा ही, 1980s के बाद ग्राफिक्स आए, और वाकई अब कंप्यूटर मशीन इवन कि हमारे पास अगर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये भी कंप्यूटर्स ही हैं, तो ये सारा कुछ आना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली ग्रेट सर्चर था। ज़ीरोक्स कंपनी इसने ज्वाइन की थी, और उसके बाद इसने बहुत से तहकीकात भी की। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको इसका पूरा विकीपीडिया के ऊपर डिटेल मिल जाएगी। आई हाईली रिकमेंड कि आप बायोग्राफीज़ लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि हमारी जो डोमेन है बीइंग ए स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं कि तो हमारे लिए कोई ना कोई रोल मॉडल जो हम बनने जा रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं तो हमारे पास कंप्यूटर साइंटिस्ट की कई बायोग्राफीज़ होनी चाहिए। तो इनकी लाइफ में आने वाली स्ट्रगल को देखना चाहिए कि इन्होंने कितनी कितनी स्ट्रगल को देखा और क्या क्या किया इन्होंने, और कितनी कितनी कंपनीज़ में इन्होंने स्विच किया, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट की थी, और कैसे इन्होंने सर्वाइव किया था अपने वक्त में। तो अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स के हमारे लिए बड़ी आसानी आगे आएगी। आगे चलते हैं, इसको फर्दर देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आईपैड्स, टैबलेट्स, पीसीज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये देखें तो यहाँ से लेकर एवोल्यूशन देखें, मैंने सारा स्किप किया ताकि हम जल्दी मूव कर सकें अपने कोर्स के ऊपर, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, प्रोग्रामेटिकल इसको लेके चलना आगे। तो आज जितना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज डिस्कस कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, ताकि नेक्स्ट हम प्रॉपर एक टॉपिक के ऊपर आ सकें। आज जनरल डिस्कशंस हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स का बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है इसके साथ साथ। तो हमारे पास अब देखते हैं तो हमारे पास टैब्स हैं, ये सारे तो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, वायरलेस हैं सारे के सारे, आईपैड्स, टैबलेट, पीसीज़, जितनी भी चीज़ें हैं इनकी रेजोल्यूशन चेंज है। अगर देखें करंट ट्रेंड्स के अंदर जाके तो हमारे पास यही करंट ट्रेंड्स आ रहा है आजकल। 5G आ रहा है जीपीएस के थ्रू, LTE, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इसी टेक्नोलॉजीज़ के बिहार पे आगे बहुत ज़्यादा MPhil और PhD के अंदर रिसर्चेस जारी हैं इसके अंदर। ये कुछ मैंने यूज़फुल लिंक्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। एक तो इसके अंदर 1983 से लेकर 2009 तक के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आए हैं उनके सारे डिफरेंट मॉडल्स, यानी उसके अंदर जितनी भी वैरायटी आई है, एवोल्यूशन आई है, वो इसके अंदर लिंक है। एक दफ़ा इसको देखिएगा ज़रूर। ये 2 लिंक्स है, दूसरा लिंक इसके अंदर थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो दोनों को अच्छे तरीके से एक दफ़ा देखिएगा ताकि इनको ओवरव्यू करके आपको आइडिया हो सके। तो अगर इसको देखते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक किस्म का व्यू है हमारे पास, जो कि हम इसे कह सकते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जिसकी तरफ हमने मूव करना है। एक्चुअली ये कोर्स आज या इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वही शायद स्लाइड्स पे जाए, उसके बाद जितना थ्रू आउट कोर्स है सारा कोडिंग के ऊपर बेस करता है। और अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो हमारे पास मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर 3 किस्म के मैंने कैटेगरी इसके अंदर बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटिव ऐप डेवलपमेंट, सेकंड है हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट, थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। नेटिव ऐप डेवलपमेंट को पहले समझे, नेटिव ऐप डेवलपमेंट क्या चीज़ है। इसको बस सिंपली अगर मैं कहूँ कि ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है या टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, जो टेक्नोलॉजी ऐसी ऐप्स जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हों उसको हम कहते हैं ये नेटिव ऐप डेवलपमेंट है बेसिकली। यानी iOS की एप्लीकेशन ही बनानी है हमने, iOS के लिए ही बनानी है, जो iOS के ऊपर फिट चले,
और मिनिमम टाइम में चले, सारी एक्यूरेसी ये सारा कुछ हो, तो हमें ऑफ कोर्स इंजन भी iOS का यूज़ करना पड़ेगा, टूल किट ऑफ कोर्स इसकी Xcode एप्पल की यूज़ करनी पड़ेगी, और SDK भी iOS का यूज़ करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि जनाब नहीं हम प्योर नेटिव एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं एंड्रॉयड की, और एंड्रॉयड के ऊपर ही चले, तो हमें जावा कोटलिन को यूज़ करना पड़ेगा, टूल किट के तौर पे एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करना पड़ेगा, और SDK एंड्रॉयड की अपनी यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि हम iOS SDK के ऊपर जो काम किया वो एंड्रॉयड के ऊपर चला लें, एंड्रॉयड के ऊपर जो काम किया वो iOS के ऊपर चला लें। इस तरह का अगर काम हमें रिक्वायर्ड है, तो फिर हम क्या करते हैं, इन जनरल वे में जब हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही एप्लीकेशन रन हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ने काफ़ी आसानी दी कि हम कैसे कैसे मल्टीपल एस्पेक्ट से मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम दोनों का मिक्सचर, यानी वो चीज़ें जो दोनों में सेम है, वो हाइब्रिड अप्रोच को अपनाया जाए। इसमें थोड़ा सा मैं आगे आपके कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म में और हाइब्रिड में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले नेटिव को फुलफ़िल कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके प्रोज़ और कॉन्स को देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। अगर हम इसको देखें पॉजिटिव एस्पेक्ट से, तो फुल डिवाइस इंटीग्रेशन होगी, गुड यूज़र एक्सपीरियंस होगा, क्यों है ही नेटिव है, बनाया ही इसी पर्पज़ के लिए गया और इसी एप्लीकेशन के लिए गया। फास्ट परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इसी को मद्देनज़र रखा था कि यही OS होगा, इसी के लिए बनाया। रिस्पॉन्सिव होगा, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि उसका डिज़ाइन इश्यूज़ नहीं आएंगे ज़्यादा, और हाईली सिक्योर होगा, क्योंकि हमने बनाया स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या मैक्सिमम हो सकते हैं इसके अंदर, के रन्स ओनली वन प्लेटफॉर्म। अब ये सिर्फ इसी में चलेगा, ये नहीं होगा कि बनाई एंड्रॉयड ऐप और आप ख्याल करें कि ये iOS में चले। तो ये नेटिव ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा है कॉस्ट लॉट टू डेवलप। मतलब ये कि इसकी जो कॉस्ट है ना, वो ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर। क्यों बेयर करनी पड़ती है? ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी, जब नेटिव की बात करें तो उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर इन डेप्थ समझना पड़ता है कि ये एक्चुअली डेवलपमेंट किस पर्पज़ के लिए है, कैसे है, सारा कुछ है। तो कॉस्ट भी ऑफ कोर्स उतनी ही आती है। कॉस्ट ज़रूरी नहीं पैसों के लिहाज से ही हो, हमारे टाइम के लिहाज से कॉस्ट भी उतनी आती है। कोडिंग में उतना टाइम भी हमें रिक्वायर्ड होता है नेटिव ऐप डेवलपमेंट, और हमें इसके लिए डेवलपर भी ज़्यादा चाहिए होते हैं और अच्छे डेवलपर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरीके से जब हम आते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म को यहाँ से समझें आप कि क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप एक जगह, एक इंजन, एक फ्रेमवर्क, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलप कर लें। एक जगह आपने डेवलप कर लिया, अब जैसे ही आपने एक जगह डेवलप कर दिया, वो प्लेटफॉर्म आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इसका जो आपने डिप्लॉयमेंट है, इसका जो आउटपुट है, आप इसको चाहें तो डिफरेंट चीज़ों में लेके आ सकते हैं। आप इसे चाहें तो वेब बेस्ड बना दें, आप इसे चाहें तो जनाब iOS के अंदर ले जाएं, आप इसे चाहें तो विंडोज़ में ले जाएं, आप इसे चाहें तो एंड्रॉयड में ले जाएं। तो ये चॉइस हमारे पास होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म में, लेकिन ये मेजॉरिटी होती है इसमें। ऑल टाइप ऑफ ऐप्स इसमें इंक्लूड नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म में इसका मतलब ये नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म में हम करें तो हम सब कुछ ही बना सकते हैं, नहीं, इसके भी इश्यूज़ हैं। पहले तो क्यों इसके इश्यूज़ को अभी डिस्कस करते हैं। पहले तो इसके अंदर ये बताता चलूँ कि इसके अंदर ऐसा पर्पज़ क्यों आया हमारे पास। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास इसके अंदर जो लैंग्वेजेस आ रही हैं, एक तो है रिएक्ट नेटिव। आपने आजकल बड़ा नाम सुना होगा रिएक्ट का, और वो आजकल बहुत जॉब्स ओपन है रिएक्ट की भी। जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के लिहाज से ये मिल के काम करती हैं, ये फ्रेमवर्क जो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग कर रही होती हैं। और ये नेटिव और मतलब ये कि ये प्रॉपर दोनों को ही लेके चलती हैं, यानी दोनों के, यानी जो OS से यूज़ करेगा वो समझेगा शायद मेरे लिए ही इसमें काम हुआ। और ज़ैमरीन जो सा है, ये भी एक बड़ा क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का इंजन है, ये डेवलपमेंट का टूल है एक्चुअली बेसिकली। तो ये अपने बैकएंड के अंदर यूज़ ही C# को कर रहा था। और C# तो बड़ी ही रोबस्ट किस्म की, बड़ी कूल किस्म की लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप जितनी चाहें डेवलपमेंट करने
करनी हो बड़ी इजी वे से करें। और ऐसे ऐसे इसके अंदर मैकेनिज़म्स हैं, अगर आप उसको खुद से देखना चाहें, अगर विजुअल स्टूडियो के अंदर देखना चाहें तो आपको बहुत से मैकेनिज़्म बड़े ईजी वे से निकल आते हैं उसमें। इसके अगर हम देखते हैं एडवांटेज क्या है, कॉस्ट हमारे पास सेव होती है। क्यों सेव होती थी? आप एक दफ़ा ऐप डेवलप कर लें, हर जगह चल सकती है वो, यानी मेजॉरिटी चीज़ को ये सपोर्ट करता है। ईज़ी टू लॉन्च एंड अपडेट, बहुत ईजी है। आपने एक जगह बनाया है, चाहे इसमें जाके चला लें चाहे इसमें जाके चला लें। अब प्लेटफॉर्म कवरेज आ जाएगा कि वो कोई इशू नहीं है उसमें। रीयूजेबल कोड है जी इसका, स्पीडी डेवलपमेंट है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन मसले कहाँ पे आते हैं इसके अंदर? लिमिटेड डिवाइस फीचर सपोर्ट है, क्योंकि ये तो था इन जनरल क्रॉस प्लेटफॉर्म था। अब वो एक्सपर्टी तो नहीं आएगी उस तरह की जैसे कि नेटिव ऐप की थी, वो प्रॉपर एक एक चीज़ को देख रहा था। इसमें वो अपने हार्डवेयर लेवल तक उस तरीके से नहीं जाता जितना हमारे पास नेटिव जा रहा। परफॉर्मेंस डिलेज आएंगे इसमें, क्योंकि इतनी डेप्थ में तो नहीं किया हुआ ये। और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स एक ही चीज़ है ये। टूल लिमिटेशंस आएंगी इसके अंदर, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आएगा और पुअर यूएक्स होगा इसका। पुअर यूएक्स का मतलब ये है कि आपने जब एक एप्लीकेशन बनाई जनरल किस्म की है या क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाई है, तो हो सकता है कि आप उसको मल्टीपल डिवाइसेस पे चलाएं तो किसी जगह कोई ग्रे कलर की बार आना व्यू शुरू हो जाए आपको, किसी जगह वो उसका टेक्स्ट कट रहा है, किसी जगह उसकी स्क्रीन कट रही है, किसी जगह वो स्क्रीन एक्सपैंड हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है, पिक्सल्स उसके फट रहे हैं किसी तरीके से। तो ये मामला हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। फिर हमारे पास आता थी हाइब्रिड ऐप्स। हाइब्रिड ऐप्स कौन सी ऐप्स हैं? ये ऐसी ऐप्स हैं जो कि दोनों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर का मतलब ये है कि अगर आपको मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में और अपने अल्फाज में समझाऊँ तो क्रॉस प्लेटफॉर्म को समझ लें यूनियन है, और समहाउ समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं। और हाइब्रिड को समझ लें इंटरसेक्शन है, यानी दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं हम उसको लेके चल रहे हैं। इसमें बेसिकली हम फ़ोन गैप और कोर्डोवा को यूज़ करते हैं। और कोर्डोवा फ़ोन गैप बेसिकली बैकएंड के ऊपर HTML जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। वो HTML कौन एक्सेप्ट नहीं करता? सारे एक्सेप्ट करते हैं HTML को, जावास्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और जावास्क्रिप्ट से कूल लैंग्वेज है ही कोई नहीं कि वेब बेस्ड तो वेब से बेस्ड है, क्लाइंट बेस्ड है क्लाइंट बेस्ड है, ये डेस्कटॉप बेस्ड है डेस्कटॉप बेस्ड है ये, यानी इसी के अंदर एजेक्स है, इसी के अंदर रिएक्ट है, इसी के अंदर आपका एंगुलर है, यानी जितना किस्म का काम है जावास्क्रिप्ट आपको इसके अंदर सपोर्ट करती है। आयोनिक बेसिकली ये एक इसके अंदर हाइब्रिड ऐप्स के अंदर आती है जो कि बैकएंड के ऊपर एंगुलर JS को यूज़ कर रही होती है। तो ये फ्रेमवर्क को यूज़ करता है। और ये इसका बेसिक एडवांटेज क्या है जी? बिल्ड वन ऐप फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स, यानी हाइब्रिड का मतलब है कि ये इतनों को सपोर्ट कर रही है, तो उतनों की आप बनाएं तो वो उतनों के लिए ऑल प्लेटफॉर्म के लिए फिजिबल होता है। इनएक्सपेंसिव कि थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, इजी टू मेंटेन, बड़े आसानी से मेंटेन होगा, इजी टू बिल्ड, आराम से बिल्ड हो जाएगा क्योंकि हाइब्रिड अप्रोच यूज़ की हुई है। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी वही इश्यूज़ आएंगे जो कि नेटिव फीचर्स के थे, लैक ऑफ नेटिव फीचर्स। स्लोअर, ये ज़्यादा स्लो होगा क्योंकि हाइब्रिड है। तो इसने अपने एक दफ़ा आपने हाइब्रिड को बना दिया तो दोबारा इसने अपने लोकल पे जाके कंपाइल होना होता है, आगे जाके इसको फर्दर व्यू करेंगे। इनसफिशेंट इसके अंदर मेमोरी भी हमारे पास होती है, और ये इनसफिशेंट मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। सफिशेंट मेमोरी का मतलब ये है कि जब हाइब्रिड ऐप्स को यूज़ किया जा रहा होता है तो हम हार्डवेयर पर तवज्जो नहीं देते। हार्डवेयर को तवज्जो मतलब ये कि हम हार्डवेयर डिपेंडेंट तो कर ही नहीं रहे थे, हम तो कर रहे थे हाइब्रिड है, यानी ये इसमें भी चल जाएगा उसमें भी चल जाएगा। अब अगर हमने एप्लीकेशन एक ऐसी बनाई है जो कोई रैम को ऑक्यूपाई कर देती है, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा क्रोम जोन सा है, ये रैम को ज़बरदस्त तरीके से ऑक्यूपाई कर देता है। तो ये जो ऐप बनी हुई है ये इसीलिए बनी है जनाब कि ये आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे सके। तो अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने के लिए आपकी ही रैम को मैक्सिमम यूज़ करेगा ये। तो एज़ कम्पेयर टू आप देख लें फायरफॉक्स को, ये आपकी रैम को कम से कम यूज़ करेगा, लेकिन यूज़र ऐप एंड के ऊपर आपको वो वाली फैसिलिटीज़ नहीं देता जो कि आपको क्रोम फास्ट दे रहा होता है, क्योंकि क्रोम जो सा है वो यूज़र फ्रेंडली है और जो फायरफॉक्स है ये डेवलपर फ्रेंडली है। तो दोनों के नेचर में फ़र्क है। और ये बेसिकली हमारे पास इसका फर्दर आता है हमारे पास इन एफिशिएंट, ये हमारे पास इन एफिशिएंट भी है, स्लो कह लें इन एफिशिएंट कह लें,
एक ही चीज़ है, पुअर यूएक्स होगा क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइनिंग इश्यूज़ तो आएंगे ही, लिमिटेड एक्सेस टू डिवाइस हार्डवेयर, वही जो मैंने आपको पहले इनसफिशिएंट के बारे में जैसे बताया था। तो स्पेसिफिक फीचर्स जो से ना वो हमारे पास आएंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में कि सर हमें बताएं फिर हम कौन सा करें इसमें से। इसमें हमने तो काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम iOS करें एंड्रॉयड करेंगे। और कुछ का दिल कर रहा होगा कि सर सारे ही कर लेते हैं, पहले 4 लेक्चर्स में इसको करते हैं, अगले 4 में इसको करते हैं और सारी टेक्नोलॉजी जो से ना मोबाइल कंप्यूटिंग में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल सीरियस होकर भी कहूँ मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए आपका ये पूरा सेमेस्टर भी ना कम है, अगर हर सब्जेक्ट में मोबाइल कंप्यूटिंग ही पढ़ाया जाए और डिफरेंट फ्लेवर से पढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक में आपको एंड्रॉयड करवाया जा रहा है, एक में आपको विंडोज़ डेवलपमेंट करवाई जा रही है, एक में आपको ये करवाया जा रहा है iOS, तो आपके 3 जो इस तरीके से भी चल पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो और भी इसके लिए बहुत सी डोमेन्स है, हालांकि जिस डोमेन के थ्रू मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ये डोमेन स्पेसिफ़िकली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करेगी, लेकिन इसके अलावा और बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो कि आगे निकलते हैं, जैसे नेटवर्किंग इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उसको मोबाइल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है सब्जेक्ट को। तो वापस आते हैं जी, हम इसके अंदर देख रहे थे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपने टेक्नोलॉजी स्टैक को चूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, हम हाइब्रिड यूज़ करें, क्रॉस करें, नेटिव करें, नेटिव में भी iOS करें या एंड्रॉयड करें, तो किसको यूटिलाइज़ करें। तो हमारे पास 3 चीज़ें मेजर जो सी ना ये याद रखनी है आपने कि ये हमारे पास होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, हमारे पास किस नेचर का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट किस नेचर का मतलब ये है कि क्या हमें उसका यूएक्स डिज़ाइन अच्छा रिक्वायर्ड है, तो इट मीन्स कि हमें तो फिर नेटिव बनाना चाहिए, क्योंकि जो हाइब्रिड है और क्रॉस है वो यूएक्स डिज़ाइन जो है ना यूज़र इंटरफेस वगैरह वो उसके अंदर वेरी कर जाता है। फिर दूसरी तरफ है जी हमें नहीं, हमें तो चाहिए बड़ा एफिशिएंट, हम बस जल्दी जल्दी कोडिंग करें और फटाफट काम हो जाए। तो फिर हमें क्या चाहिए होगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि बस हम जल्दी जल्दी कोड करें, सारी जगह चलता जाए, क्रॉस प्लेटफॉर्म हो, इधर भी चल जाए उधर भी चल जाए, बस हमारा काम हो जाए। अगर इन डेप्थ उसको देखना है तो हमें उसका देखना पड़ेगा, वैलिडेशन करनी पड़ेगी कि क्या वाकई ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो हम बनाने जा रहे हैं ये हम अगर iOS के अंदर बनाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड्रॉयड में बनाएं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कि इसको हाइब्रिड ऐप बना दें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पहले वैलिडेट करना पड़ता है कि ये, क्योंकि डिपेंड करता ही है। जैसे लास्ट पॉइंट लिखा है टाइम टू मार्केट, टाइम टू मार्केट का मतलब यही ये है कि हम एक दफ़ा मार्केट को कैप्चर भी करें, कि मार्केट को कैप्चर करना कैसे है हमने, कि मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारे पास, तो उस मार्केट ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर तो जैसे बड़ा अजीब सी बात है, जैसे आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है, EAD देखा आपने, वेब इंजीनियरिंग देखा आपने, तो इतनी स्ट्रगल के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना आ चुका है। लेकिन जब आप देखते हैं बाज़ार में पोस्टर्स लगे हुए कि आएँ और 500 रुपये में हमसे वेबसाइट बनवाएं, तो वो बिल्कुल दिल टूट जाता है कि यार ये कौन सी वेबसाइट है जो कि ये बनाना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली रिलेटेड टू द मार्केट है, यानी उसमें जस्ट टेम्पलेट यूज़ करते हो, बस टेम्पलेट के अंदर पिक्चर चेंज की, टेक्स्ट चेंज किया और कह दिया जी ले जी वेबसाइट अपलोड की और जी आपकी वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट को कह दिया ये आपकी डेवलपमेंट होगी सारी। तो इसी तरीके से टाइम टू मार्केट है, मतलब ये है कि अगर तो मार्केट ट्रेंड्स ये चल रहे हैं कि जी यूएक्स डिज़ाइन बहुत अच्छा हो तो नेटिव कर लेंगे, और अगर हो कर नहीं फटाफट जैसे ही फाइवर पे प्रोजेक्ट आए पकड़ो इसको हाइब्रिड में डालो, वो चाहे इधर चलाए वो उधर चलाए। हाइब्रिड के अंदर मोस्ट ऑफ केसेस जो यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी वो HTML5 को ही यूज़ करते हैं और CSS को बैकएंड पे यूज़ करते हैं। उसकी एक एप्लीकेशन बना देते हैं वेब बेस्ड, ये आइडिया देखें ज़रा, इसके अंदर वेब बेस्ड बना देते हैं। अब उसके अंदर अगर आप लोगों ने यूज़ किया बूटस्ट्रैप के अंदर कॉन्सेप्ट क्या आता है, बूटस्ट्रैप के अंदर कॉन्सेप्ट आता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का अंदर। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, वो अपने रेजोल्यूशन को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने रेजोल्यूशन को एडजस्ट करेगा तो फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म नॉर्मल वे में ही हो रही है, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवाई हुई थी, तो वो तो चल ही रही है। तो अगर आप इसको एंड्रॉयड में चला लें और चाहे iOS में चला लें, क्योंकि वो
बैकएंड पे देखने में वो एप्लीकेशन है, बैकएंड पे वो क्या है, वो छोटी सी वेबसाइट है, छोटा सा वेब प्रोजेक्ट है वो तो वो दोनों के ऊपर चल जाएगा। तो मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू है जी, अगर आपने प्रोजेक्ट बहुत जल्दी रिक्वायर्ड है कि वो फटाफट आए, वो फ़ौरन ही आप इसकी बिल्ड भी दे दें, आप इसका डेडलाइन भी दे दें और प्रोजेक्ट ख़त्म करें। जितने जल्दी प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे उतने जल्दी आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और जितनी जल्दी नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको प्रॉफिट ऑफ कोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही जी। ये ज़्यादा आज कुछ बातें हो गई हैं। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, एक दफ़ा 2 दफ़ा देखें, इसको अच्छे तरीके से सुनें। किसी किस्म का क्वेश्चन है आपके साथ मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ, आप मुझे एनी टाइम ईमेल कर सकते हैं। और उस ईमेल का फ़ायदा ये होगा कि अगर तो वो आंसर देना हुआ तो ऑन द स्पॉट मैं आपको दे दूँगा, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो जो आपको क्वेश्चंस आए होंगे उसको इंकॉर्पोरेट करके ना उनके आंसर सबके प्रोवाइड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। ये मेरे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, डाटा भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।